अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम अपने इवेंट का आखिरी और मैच ना सिर्फ जीतने के लिए बल्कि वाइट वॉश से बचने के लिए मैच खेल रही है सिडनी के मकाम पर। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन है, जहां ग्रीन कैप्स को पिंक टेस्ट में वाइट वॉश से टलने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच में 23 रन्स बनाने का जो संगे मील है वो भी हासिल किया है। दूसरी जानब सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी तो पाकिस्तान टीम के डेब्यूटेंट साइम अयूब बग़ैर किसी रन्स बनाए पवेलियन लौट गए। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया तो वो अपनी विकेट गंवा चुके थे। अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी उस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाए। श्रीलंका के ख़िलाफ़ शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हो गए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान बाबर आज़म और शान मसूद की जानिब से बल्लेबाजी का आगाज़ हुआ। बाबर आज़म ने आगाज़ में काफ़ी शानदार अंदाज से वो कवर ड्राइव लगाई जिनके हवाले से वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन बाबर आज़म भी नाकाम हुए और पैट कमिंस का शिकार बन गए। इसके बाद 35 रन्स बनाकर पवेलियन की राह देख चुके थे शान मसूद। तहम पाकिस्तान टीम की डूबती हुई नैया को बचाने की जिम्मेदारी उस वक्त कांधों पर आई मुतनाज़ आउट होने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पर, जब पाकिस्तान टीम अपनी 4 विकेटें खो चुकी थी। तमाम मोहम्मद रिजवान ने अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास को बेहतर अंदाज से निभाते हुए उन्होंने 88 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली जिसमें 2 छक्के भी शामिल थे। लेकिन दूसरी जानिब उनका साथ देने वाले बल्लेबाज सऊद शकील, जिन्होंने शानदार अंदाज से श्रीलंका के खिलाफ 200 रन्स की बारी खेली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वो एक बार भी बड़ी बारी खेलने से नाकाम दिखाई दिए तो दूसरी जानिब सिडनी में भी वो नाकाम हुए। इसके अलावा सलमान अली आगा जो मुसलसल खामोश दिखाई देते हैं लेकिन काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज से, शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करके बता देते हैं कि वो पाकिस्तान टीम की लिए कितने ज़रूरी हैं और कितने शानदार अंदाज से वो मुश्किल हालात का सामना करना जानते हैं। इसके बाद जब 53 रन्स की इनिंग्स खेलकर सलमान अली आगा और 88 रन्स की इनिंग्स खेलकर मोहम्मद रिजवान पवेलियन लौटे तो ऑस्ट्रेलवी गेंदबाजों को ये महसूस होने लगा कि वो गेम में वापस आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑलराउंडर आमिर जमाल ने अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास मनवाते हुए और उन्हें अदा करते हुए 82 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। ताम वक्तन फ़वक्तन जो बल्लेबाज उनका साथ देने आए तो पहले हसन अली नाकाम हुए और 0 पर वो आउट हो गए तो दूसरी जानिब साजिद खान की जानिब से भी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने सिर्फ 2 चौकों के एवज से 15 रन्स जोड़े और वो भी पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद 82 रन्स की शानदार इनिंग्स खेलने वाले आमिर जमाल ने एक एंड पर मीर हमज़ा के साथ ज़बरदस्त अंदाज से बारी खेली और ना सिर्फ बारी खेली, 90 रन्स की 10वीं विकेट पर शानदार पार्टनरशिप भी बनाई, जिसके बाद उन्होंने ये पार्टनरशिप बनाकर पाकिस्तान टीम को 300 रन्स का संग मील हासिल कर लिया। और इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 313 रन्स बनाए जिसमें शानदार मिजाज के साथ बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए ऑलराउंडर आमिर जमाल। इससे कबल भी वो पर्थ के मकाम पर शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करने के साथ साथ मेलबर्न में 39 रन्स की ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेल चुके हैं। और उन्होंने इस हवाले से जब गुफ्तगू भी की मीडिया से तो उन्होंने यही कहा कि उस वक्त यही प्लान था कि अगर बाउंसर्स होंगी तो बाउंसर्स का बेहतर अंदाज से सामना करेंगे। लेकिन एक बार फिर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान भी चर्चों में दिखाई दिए। पहले उनसे सवाल किया गया उस वक्त जब कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए आपसे चंद दिनों कबल तो उनसे भी सवाल हुआ। फ़खर जमान एक जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे भी सवाल हुआ और अब आमिर जमाल से भी सवाल हुआ तो उन्होंने भी कहा कि बदकिस्मती है कि बाबर आज़म आज बड़ा स्कोर नहीं कर सके, अच्छे टच में थे लेकिन उस तरीके से स्कोर नहीं कर पाए। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम और इस वक्त क्योंकि काफ़ी शानदार अंदाज से अपने इस ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निजी टीवी चैनल पर ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं, जनाब हसनैन लियाकत साहब। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हसनैन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, एक बार फिर से चर्चे, बाबर आजम अब कप्तान रही रहे लेकिन उनके चर्चे अब भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सर चर्चे तो मौजूद होंगे जब आपकी पीआर कंपनीज होंगी, जब आपके फैन बेसिस
होंगे तो चर्चे होंगे, लेकिन चर्चे तभी अच्छे लगेंगे जब आप बल्ले के साथ रन्स करेंगे, और बल्ले के साथ रन्स नहीं हो रहे। और मैं शुरू-दिन से आज तक मेरा यही मौक़िफ़ है कि बाबर आज़म मुझे किसी भी तरह से आउट ऑफ टच नहीं लग रहे। उनके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ टेक्निकल खराबियाँ हैं जहाँ पे वो पकड़े जा रहे हैं। अगर आप स्पिन के अगेंस्ट ट्रैप होते थे ओडीआई क्रिकेट में, और उनको शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर बार-बार ट्रैप किया गया। कभी सेटर उनको ट्रैप कर रहे थे, कभी नूर अहमद ट्रैप कर रहे थे। अगर अब की बात की जाए तो अब या तो वो क्लीन बोल्ड होते हैं, और आज पैट कमिंस ने उनको एडमिटल आउट कर दिया। और आपने देखा होगा कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर इतना जबरदस्त शानदार अंदाज में मिडल नहीं करता, वो बॉल को मिडल कर रहे हैं। मसला ये है कि वो अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे, अपनी कमजोरियों पे वर्क नहीं कर रहे। और ये सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमने जितने भी हमारे सुपरस्टार्स थे जो टीम से ड्रॉप होते हुए नजर आए, वो यही गलतियां करते थे कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं करते थे, अपने आप को अपने कुल समझते थे, और वो ये करते करते टीम से भी ड्रॉप हुए, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे के फिर भी वापस टीम में नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को चाहिए कि जल्दी से परफॉर्म करें। ये कोई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया नहीं है, यहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा, तो तभी आपकी टीम में जगह बनी रहेगी। क्योंकि पहले तो वो एक टीम के एसेट समझे जाते थे, लेकिन जब आपका एसेट आपकी लायबिलिटी बन जाए तो फिर सवालात उठना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको अब ये प्रूव करना होगा कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बैकबोन है। पाकिस्तान के सबसे जो मुश्किल दौरों में एक दौरा होता है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होता है, और उस दौरे में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी फॉर्म के ऊपर, उनकी टेक्निकलिटीज के ऊपर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपने जिस अंदाज से लफ्ज़ों को मुकम्मल किया, इससे तो ये वाज़े भी होता है और अदाद शुमार भी ये बता रहे हैं कि 2023 में बाबर आज़म एक भी निफ सेंचुरी नहीं कर पाए हैं। और इस साल अगर बात की जाए तो 5 टेस्ट मैचेस उन्होंने पिछले साल खेले, और 5 टेस्ट मैचेस में वो सिर्फ 204 रन बना सकें। 22 का है उनका एवरेज है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। तो क्या समझते हैं गुजरते वक्त के साथ जो बाबर टीम की ज़रूरत थे वो मजबूरी तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, मजबूरी नहीं बनेंगे, हमें थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा। ताबिश, आप ये देखिएगा कि अब अगली हमारी सीरीज जो टेस्ट की है, आई थिंक सो वो 6 महीने बाद है बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पे। अगर वहां पे 200 रन या 100 रन आप कर देते हैं ना, तो वो अब मायने नहीं रखने चाहिए। वहां पे हम होता ये है कि जब वो श्रीलंका के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म करते हैं ना, तो हम उनको किंग बना देते हैं। हमने उनको वक्त से पहले किंग बनाया, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। किंग वो होता है जो कि मुसलसल पैदल पे अपनी परफॉर्मेंसेस देता है। अगर आप विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन करेंगे तो वो कहीं से कंपैरिजन बनता नहीं है। बाबर, जब विराट के ऊपर बुरा फॉर्म चल रहा था, बुरे दिन चल रहे थे, तो विराट कोहली उससे पहले तकरीबन 30, 35 या 40 टेस्ट सेंचुरीज बना चुके थे, फिर 20 ओडीआई सेंचुरीज बना चुके थे, और 20-22 की टेस्ट सेंचुरीज थी। लेकिन अगर बाबर आजम की बात की जाए तो अभी तक तो हम पिछले 1 साल से यही सुन रहे हैं कि आज वो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कल वो तोड़ेंगे। सईद अनवर पाकिस्तान के हाईएस्ट सेंचुरी मेकर हैं, कोई दुनिया के हाईएस्ट सेंचुरी मेकर नहीं है। दुनिया में इस वक्त विराट कोहली एक ट्रेडमार्क है, जिन्होंने 50 सेंचुरीज लगाई, उनसे कम 49 सेंचुरीज लगाई हैं सचिन रमेश तेंदुलकर ने। फिर 51 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की टेस्ट क्रिकेट में, जहां पे बाबर आजम 28 साल की उम्र में 9 सेंचुरीज के साथ खड़े हैं। सो हमने थोड़ा सा ओवर हाइप कर दिया चीजों को। अगर हम उनको उनके सारी चीजों को उसी तरह नेचुरल अंदाज में चलने देते तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जो है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम जब चीजों को ओवर हाइप कर देते हैं, उसके बाद जब हम टेक्निकलिटीज की वर्क नहीं करते, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होते, तो फिर जब मैं और आप बात करेंगे हमें गालियां भी पड़ती हैं उनके फैन बेस की जानिब से। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप बल्ले से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम बात करेंगे। जब आप बल्ले से परफॉर्म करेंगे हम आपको शाबाश भी देंगे, और दैट्स द रियलिटी। आपका काम है परफॉर्मेंस देना, हमारा काम है उस परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना। अगर अच्छी होगी तो अच्छी बात होगी, अगर बुरी होगी तो बुरी बात होगी। नहीं, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक जानब हम देख रहे हैं मौजूदा जो उस वक्त कप्तान है शान मसूद, या फिर बात की जाए मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, वहाब रियाज साहब के हवाले से, फ़खर जमान के हवाले से, ये तमाम लोग हैं, ये बाबर आजम के हक़ में इस वक्त भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। आप और हम तो सवाल करते हैं, लेकिन वो इस वक्त भी जो है बाबर की तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें अभी भी एतमाद है बाबर आजम पे। तो बाबर आजम पिछले माजी में इतना कुछ कर गए हैं जिसकी वजह से एतमाद है, या फिर अब भी कोई तला रहमानी की लॉबी काम कर रही है, कोई खदशा है, कोई डर है, या फिर जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं उनको पता है उनके पास टाइम कम है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, आपने आखिर में जो बात की है बहुत अच्छी बात है कि टाइम कम है उनके पास, और उनके पास जो करंट पूल ऑफ प्लेयर्स है उसमें नो डाउट कि बाबर आजम एक बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की आज तक बात की जाए, और इसी वजह से हर शख्स उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। लेकिन मसला ये है कि हमने उनको शायद विराट कोहली बना लिया, या सचिन तेंदुलकर बना लिया, या फिर डॉन ब्रैडमैन बना लिया, तो ये कहना गलत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर
कल अब्दुल्ला शफीक स्टेप अप करते हैं या सऊद शकील स्टेप अप करते हैं या फिर कोई नया लड़का स्टेप अप करता है और बाबर आजम की फॉर्म इसी तरह रहती है कि वो 20, 30, 40 रन बनाएंगे तो फिर उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा कि इस मुल्क में तकरीबन 150 ओडीआई तो उमर अकमल जैसा प्लेयर खेल गया जिनकी अपने कजन की तरह सेंचुरी तो 3 4 ही थी, लेकिन वो 30-40 रन के बाद आउट हो जाते थे और वही काम अब बाबर आजम भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको अपने आप को गैदर करना होगा। और जो हफीज की बात की या वहाब रियाज के या फखर जमान के बयान की बात की, तो मसला ये है कि वो सारे ये चाहते हैं कि उनकी सारी नौकरियां, सारा सेटअप इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ ही एसोसिएटेड है और वो अपने बेस्ट प्लेयर को जाया नहीं करना चाहते और उनके नजदीक वो बेस्ट प्लेयर होंगे। फिगर्स भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की करंट लॉट में अभी बाबर आजम बेस्ट हैं, लेकिन वो कब तक उनको बर्दाश्त करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 1 साल की नाकामी, ओडीआई क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी उन्होंने नेपाल के खिलाफ 150 रन बनाया था पिछले साल, बिल्कुल जिम्बाब्वे के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इवन इंडिया के खिलाफ वो सेंचुरी बनाने में अभी तक नाकाम है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो कि बाबर आजम को प्रूव करनी होगी और वक्त से पहले शायद बाबर आजम को या इवन में शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम होगा, उनको हमने वक्त से पहले बहुत ज्यादा ओवर रेट कर दिया या ओवर हाइप कर दिया। इस वजह से चीजें हमारी जो है ना दस तरह से बाहर हो गई। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं ताबिश कि आप देखें कि बाबर आजम या फिर शाहीन शाह अफरीदी ये पहले जब इनकी पीक थी ये 2-3 साल बड़ा अच्छा खेलते रहे, लेकिन मसला ये है कि जो अपोजिशन होती है ऑस्ट्रेलिया जैसी या न्यूजीलैंड जैसी, वो आपके ऊपर प्रॉपर वर्क करती है। जब उन्होंने वर्कआउट किया तो आपकी टेक्निकलिटीज में फ्लॉज थे, आपके अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज थे जिनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो यही इस वक्त हो रहा है बाबर आजम के साथ। उनको अपने आप को गैदर करके उन फ्लॉज पे काम करना होगा, ना कि आप सोशल मीडिया पे पीआर कंपनीज के ऊपर काम करें या फिर काम करें कि आप उधर से सिफर पे आउट हो रहे हैं और हमें पता चल रहा है जी कि उसके बाद आपकी पुरानी वीडियोस आ रही हैं और आज आप 26 रन बना के आउट हो गए तो पूरे सोशल मीडिया पे उनके 4 कवर ड्राइव्स हमें नजर आते हैं। तो मसला ये है कि जब आपको अपने आप को देखना है तो आपको बड़े कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देखना है। आप अगर बड़े प्लेयर हैं तो आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस देना होगी और जहां पे आप खराबियां कर रहे हैं, जहां पे आप आउट हो रहे हैं, उसको जल्द अज जल्द सॉल्व करना होगा, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपको टीम से भी ड्रॉप किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन आपने टीम से ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों की बात की, मैं चाह रहा हूँ कुछ खिलाड़ियों की निशानदेही भी कर लूँ जिनकी हालिया परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। इमाम उल हक, हसन अली, राना फ़हीम अशरफ और शादाब खान, क्या समझते हैं ये 4 खिलाड़ी जो है इनका चैप्टर क्लोज हो गया या फिर अब भी कुछ चीज़ें बाकी हैं? तो शादाब खान का ताल्लुक है, शादाब खान से स्टार्ट कर लेते हैं। टी20 में अभी भी शादाब खान की यूटिलिटी है, लेकिन इमाम उल हक क्योंकि उनके पास सिफारिशें बड़ी हैं, उनके सेटअप बड़े हैं, वो लॉबीज का हिस्सा हैं, इंजमाम उल हक के भतीजे हैं, फिर राना फ़हीम अशरफ का नाम लिया या फिर मोहम्मद नवाज का नाम लिया, इन लोगों की क्या परफॉर्मेंसेज हैं। आज मीर हमजा और आमिर जमाल की परफॉर्मेंसेज हमें चीख चीख के बता रही हैं कि आपके डोमेस्टिक सिस्टम के परफॉर्मेंस को, डोमेस्टिक सेटअप के परफॉर्मेंस को अगर आप इज्जत देंगे तो वो जाके परफॉर्म करेंगे। मुझे ये बताएं कि कितनी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं फ़हीम अशरफ की डोमेस्टिक में, या कितनी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं नवाज की डोमेस्टिक में, या फिर आपने 2-3 नाम और भी लिए। लेकिन हसनैन मेरे ख्याल से आप शायद बोल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, उनके ताल्लुकात शायद अच्छे, इसके लिए टीम में वो हैं। वो जब उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो फिर वो टीम में जाके परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेरे जैसे साथियों से, आप जैसे साथियों से कि हम आपको जो है वो कहेंगे कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ खुशामदीद टोला है, फिर मैं इनको कहता हूँ कि ये ठग है, बनारसी ठग है, कि जो आपको ओवर हाइप कर देते हैं। मसला ये है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये जायज बात बनती है कि आपको टीम से ड्रॉप किया जाए, लेकिन इन लोगों को टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता। डोमेस्टिक का परफॉर्मर है आमिर जमाल, आज से 2 साल पहले आपको याद होगा। अच्छा, एक और नाम मैं ले लेता हूँ हसनैन, मोहम्मद नवाज की भी खातिर का कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्हें वीज़े सारे मिल जाते हैं बहुत जल्दी और ना जाने क्यों किसके आशीर्वाद हैं उन पर। देखिए ये वो लोग हैं जो कि एक साबिक हमारे कप्तान है इमरान खान साहब, वो कहा करते थे कि रेलू कट्टू की जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में या किसी भी टीम में जगह नहीं होती। ये वो रेलू कट्टे हैं जो कि बैटिंग से भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बल्लेबाजी में भी कुछ, बॉलिंग में भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन ये इसी वजह से टीम में रहते हैं कि ताबिश ये यस सर बोल करते हैं, ठीक है सर, ओके सर, हो जाएगा, और ये ताबेदारी बहुत ज्यादा करते हैं। इस ताबेदारी का इनको ये फल मिल जाता है कि इनको मैचेस मिल जाते हैं। हालांकि जिस तरह मैं आमिर जमाल की बात कर रहा था या मीर हमजा की बात कर रहा था, इनको तो ऐसी जगहों पे इस वजह से लेके जाया जाता है कि इनसे परफॉर्मेंस ना हो और उसके बाद इनको टीम से बाहर किया जाए। लेकिन फॉर्चुनेट है हमारे लिए कि आमिर जमाल भी परफॉर्म कर गए, मीर हमजा भी परफॉर्म कर गए। आप देखते हैं कि अगले दौरों में
आमिर जमाल और मीर हमजा कितना प्रोलॉन्ग करेंगे, क्योंकि 14 रन बचाने के बाद तो आमिर जमाल को इस तरह गायब किया गया था जिस तरह मक्खन में से बाल को निकालते हैं वो गायब हो जाता है, लेकिन अब जो है उनको गायब करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि आमिर जमाल का जब कैरियर का आगाज़ हुआ था उस वक्त भी वो एक मुश्किल सीरीज़ खेल रहे थे, एक लास्ट ओवर जो था वो इंतहाई मुश्किल था। अब ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए उनका नाम फाइनलाइज़ किया गया, वहाँ उन्हें खिलाया गया और वो भी एक इम्तिहान था। लेकिन ना सिर्फ इस इम्तिहान में आमिर जमाल पास हुए, माजी से लेकर अब तक जिन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी करनी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है। कासिम उमर साहब की बात की जाए तो उन्हें भी वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए उस वक्त जो है नामज़द किया गया था और उन्होंने वहाँ जाके परफॉर्म किया था। इसी तरह आज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो एक सेट ऑलराउंडर हैं। तो क्या कहेंगे, आपने माजी में भी इंटरव्यू किया है आमिर जमाल से, जो वो टीम का हिस्सा नहीं थे वो टीम का हिस्सा हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, आमिर जमाल हो गए या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अब्दुल रऊफ हो गए, तनवीर अहमद हो गए, आपने कासिम उमर का नाम लिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे नाम हैं। पिछले 4-5 साल में हम 16 लोगों को डेब्यू करवा चुके हैं। उन 16 में से शायद 6 या 7 लोग इस वक्त टीम में मौजूद है। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनको खराब किया जाता है। और ताबिश, एक बात मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो आमिर जमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं बेसिकली एक बाबर आजम का एतमाद था। बाबर आजम का एतमाद शायद वो पेशावर जख्मी के लिए तो जरूर था, जब सेमी ने इशारा किया था कि आप वहाब रियाज को ओवर दें, लेकिन बाबर आजम ने वो जो ओवर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ आमिर जमाल को, वो इस वजह से दिया था कि ये एक ऐसा वीक लिंक थे कि ये परफॉर्म कर गए तो बल्ले बल्ले, ना परफॉर्म किया तो इनको वैसे भी हमने टीम से बाहर करना है। उसके बाद वो उन्होंने परफॉर्म किया, बल्ले बल्ले नहीं हुआ इस वजह से कि वो रोटी गेम का हिस्सा नहीं थे, वो सेटअप का हिस्सा नहीं थे, वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं थे, वो मेरा ख्याल है बाबर आजम के और ना तो उनके आशीर्वाद थे, ना उन पर कोई ऐसे आशीर्वाद थे, ना तो उनकी सियासी लोगों से ऐसे ताल्लुकात थे। जी हाँ, बिल्कुल। और रोटी गैंग के हिस्सा नहीं थे ना बाबर के करीबी थे, ना रिजवान के करीबी थे, ना ही शाहीन के करीबी थे। इस वजह से उनको 1.5 साल बाहर बैठाया गया। फिर श्रीलंका में उनको लेके गया, श्रीलंका में उनको आपने बाहर टेस्ट मैच सिर्फ देखने के लिए बढ़ाया रहा। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में तो आपने इस वजह से उनको यूज कर लिया कि आपने कहा कि हम एक दफा चांस देंगे, पहले टेस्ट मैच में ये फेल होंगे, उसके बाद हम हसन अली को, फहीम अशरफ जैसे लोगों को हम कैरी ऑन करेंगे या वसीम जूलियर को कैरी ऑन करेंगे। लेकिन मसला ये हो गया कि पहले मैच में भी उन्होंने 8-10 विकेटें ले ली, दूसरे मैच में भी उन्होंने विकेट्स ले लिए, फिर रन कर लिया 80 गेंदों पर 33 रन। अब तो उन्होंने 82 रन कर दिए। और आप ये भी सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस शख्स ने 80 गेंदों पर 33 रन किए, उससे पहले आप साजिद खान को भेज रहे हैं। तो मतलब ये अजीबो-गरीब सा सेटअप होता है। जब तक आप टीम पाकिस्तान में मजबूत नहीं होंगे, आप सुपरस्टार प्लेयर नहीं होंगे, तो आपको इज्जत नहीं मिलती। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आपने निशानदेही की थी अभी अब से कुछ देर पहले ही कि एक टोला है, मुनज़्ज़म टोला है जो बाबर आज़म की तारीफ़ों में गुन गाता हुए दिखाई देता है। बाबर आज़म कुछ करें या ना करें, लेकिन उनकी तारीफ़ें हमें समाजी वेबसाइट्स पे नज़र आती हैं। लेकिन फिर हमारे कुछ साथी हैं जिन्हें ना सिर्फ थ्रेट कॉल्स आती हैं, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं समाजी वेबसाइट्स पर, उन्हें ना सिर्फ टारगेट किया जाता है, उनके घर के बाहर से भी उन्हें जो है हरासा किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। ना सिर्फ धमकियाँ दी जाती हैं, उनसे मोबाइल भी छीन लिया जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ शोएब जट साहब के हवाले से कि वो अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जाता है। कल भी वो कराची के एक थाने में मौजूद थे और FIR कटवा रहे थे। तो क्या कहेंगे, इस तरीके से जब किसी साफ़ी को टारगेट किया जाए तो फिर हमारे पास क्या रास्ते हैं? मुतल्लिक़ इदारों के पास हम तो जाते हैं। शोएब जट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जट साहब जो सहाफत कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसी सहाफत कर रहे हैं और वो बेबाक अंदाज में सहाफत करते हैं। लेकिन जो खुशामदी टोला है, जो बनारसी ठग है, आप इन सब की ट्वीट्स देख लें, इन सब के फेसबुक हैंडल देख लें या ट्विटर हैंडल देख लें, आप इनके इंस्टाग्राम देख लें, किसी एक शख्स ने भी शोएब जट के ऊपर जो कल हमला हुआ उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि लोग खुश होते हुए नजर आए और नीचे ये लिखते हुए नजर आए कि हमें तो यकीन ही नहीं, मेरा ख्याल है कि ये झूठ है। मसला ये है कि उसकी जान को खतरा है, ठीक है। उनसे एक दफा मोबाइल छीन लिया गया, फिर उनको धमकी दी गई। इससे पहले वो FIA में जा चुके, दूसरे इदारों पुलिस में जा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो आपके नाम निहाद जर्नलिस्ट हैं, ये खुशामदी टोला है, ये सिर्फ क्योंकि प्लेयर्स की खुशामद करते हैं इस वजह से ये किसी जर्नलिस्ट के हक में नहीं बोलते। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और मेरा कहना है ताबिश इस तरह की चीजें आपके साथ भी होती होंगी, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं शायद शोएब भाई की तरह इतना उन लोगों को बॉदर नहीं करता हूँ। नहीं तो आप अभी भी मेरी अगर 3-4 ट्वीट्स देख लें, उसके नीचे जो है लोगों ने अम्मी अब्बू पता नहीं दादा परदादा वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि लोगों की तरबियत की भी जरूरत है और जो लोग हमें धमकियां देते हैं उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को एक्शन करना होगा। और अच्छा, लोगों को तो पकड़ लिया जा सकता है, मुतल्लिक़ इदारों का ये काम है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ जो खिलाड़ी हैं वो भी बाकायदा टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं शोएब जट साहब को। हमने देखा कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं
तनवीर अहमद साहब, वो ना सिर्फ वो अपनी समाजी वेबसाइट पर कभी टारगेट करते हैं, उन्होंने अक्सर ट्वीट्स पर भी उन्हें टारगेट किया है और वो कहते हैं अच्छा हुआ इस एंकर को, इस खिलाड़ी ने इंटरव्यू दे दिया, शोएब जट को नहीं दिया। तो इस तरीके से भी लॉबिंग हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल खिलाड़ी भी इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी अपने आप को न्यूट्रल रखते हैं। जहाँ तक आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया या जिन साहब का नाम लिया, तो वो उसी नेटवर्क पे काम कर रहे थे जहाँ पे शोएब जट काम कर रहे थे। फिर उसके बाद वो वहां से निकाले गए या निकले गए, उनके मुताबिक शायद उनको जट साहब ने निकाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी खबरें। लेकिन वो यही है कि लोग जब टारगेट करते हैं तो उनके पीछे अपनी कुछ ग्रजेस होती हैं, लेकिन जब वो अपनी ग्रजेस को टीम के ऊपर या फिर प्लेयर्स के ऊपर या परफॉर्मेंसेस छुपाने के लिए यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है कि जब आपके ऊपर ताबिश पर कोई हमला हो जाए, मेरी आपसे अगर 1000 मुखालफतें हैं, मुझे उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, मुझे आपके साथ खड़ा भी होना चाहिए। ये बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए साथी, हमारा एक दूसरे के साथ ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शोएब जट साहब को जब कल जदुकोब किया गया, उनका मोबाइल छीना गया, उनको कत्ल की धमकी दी गई, तो मैं देख रहा था कि 2-3-4 लोग ऐसे थे जो सीनियर लोग थे जिन्होंने उसकी मजम्मत की। उसके अलावा पूरे का पूरा आपका जो जर्नलिस्ट टोला है, ये सारे का सारा खामोश था। उनके अपने मकासद हैं, अपनी कोई फ्रेंचाइजीज हैं, अपने कोई प्लेयर्स हैं जिनको वो खुश करने की कोशिश करते हैं, अपना कोई एजेंडा है। हालांकि जिस तरह अगर इस तरह किसी और साथी के साथ हो तो सारे जो है वहां पे टॉप 10 पर आके बैठ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हसनैन लियाकत इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और ये बात दुरुस्त है कि सहाफ़ियों को पाकिस्तान की तारीख में जो है मुश्किल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है और उनमें जिस अंदाज से शोएब जट साहब अपनी सहाफ़ती फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेबाक अंदाज से वो सहाफ़त करते हैं और इस हलके का एक मारूफ नाम है। लेकिन कई अरसे से उन्हें ना सिर्फ धमकियाँ मिल रही थी, वो धमकियों के हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह भी कर रहे थे और वाज़ेह उन्होंने किया था कि उन्हें किन जो हैं ट्विटर हैंडलर्स से धमकियाँ मिल रही थीं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, कल उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और हम अपने प्लेटफॉर्म से उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ ये भी सामने आता है कि मुतल्लिका इदारों को भी इसके हवाले से कार्रवाई करनी होगी और जो लोग इस मामलात को ना सिर्फ मनफी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ एक बेहतर अमल है, तो कल आपके साथ भी ये हो सकता है और जब कल आपके साथ होगा तो फिर उसकी भी हम तो मजम्मत करेंगे और सहाफ़ती उसूलों के ऐन मुताबिक हम सबको किसी के साथ भी ज़्यादती तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।